पूछ रहा हूँ। हाँ बैठ जाओ। पेपर नहीं पास करना। इस क्लास में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ पता कौन करता है? ये वीकेंड पे गायब। वीकेंड्स जब नया वीक शुरू होगा तब भी गायब। कहाँ गायब होता है तू बार बार? तुझे घर से ऐसी क्या मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करती है जो हर वीकेंड पे गायब हो जाता है 5-5 दिन के लिए? ओ फिर तो कभी ना जाए घर। मैरिड हो? मैरिड हो? मैं कहना तो उसके नसीब क्यों ख़राब हो गए हैं? बड़ा दुख से तूने कहा नो सर। यार वो कहाँ थी फाइल? और भाई बंदे बन जाओ। आप लोगों को पता नहीं लगना ये शुरू कहाँ से होना है ख़त्म कहाँ से होना है। चलें जी, कल के लेक्चर में कोई सवाल है किसी का? हमारी क्लास का एक असूल है। वो असूल क्या है? सवाल पहले किससे पूछते हैं? कैंपस कौन सा है? ये जीडीसी है। तो सवाल भी पहले किससे पूछना चाहिए? इनसे। चलो ठीक है, फिर पहले आप ही बता दो पहले। एब्सेंट से तो अब तुम तो सारा पूछूंगा सवाल। तू क्यों एब्सेंट था? तेरी तो होनी नहीं है, जाके दूसरों पे अपना क्यों डाल रहे हो ऐसे काम? किससे क्वेश्चन पूछें? बस आपसे? आपसे पूछ लेते हैं। चलें फिर बताएं एओपी की डेफिनेशन क्या होती है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। और एक्सेप्शन क्या है? कंपनी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गया। इसका नाम याद हो गया आज के बाद। ये गया। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? वाह वाह, ये तो अच्छा जवाब था। मिस, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? नकरामन कातबीन तो आपके यहाँ में नज़र नहीं आ रहे मुझे इस वक्त। तो आता क्यों है? तो ये वर्ड बताना कि जब हम टैक्स ईयर चेंज करते हैं फिर आता है। ओके, इसका मतलब नोट्स आपके पास नहीं थे, वह मेरे पे डाल देंगे तो मैं कल पूछ लूँगा मेरा क्या जाता है। मिस आप भी कल एब्सेंट सी? ये बाय नेम ना हर एक को जानते हो। जब इनके पेपर फेल होते हैं ना सर, इस दफ़ा तो ऐसी आग लगानी है इस दुनिया में कि सोलर सिस्टम तबाह कर देना है। बिग बैंग थ्योरी पार्ट 3 यहाँ पे चलेगी। वो 4 छुट्टियाँ करके आ रहा है, वो शादियों पे गया हुआ है। चलो नोट्स उसने दिए नहीं है आपको। चले जी, कल हमने कहाँ पे वाइंड अप किया था? कल हमने कहाँ पे वाइंड अप किया था? एओपी पे। ओके, कल हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कल देखा था कि पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबकी क्या होती है? टैक्सेबल होती है। यही हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हर बंदे के लिए टैक्सेबल होती है। यही था। और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? सिर्फ रेजिडेंट के लिए होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए कभी भी ये टैक्सेबल नहीं होती। फिर हमने एओपी का रूल पढ़ा था कि एओपी रेजिडेंट कब होती है? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली पाकिस्तान में सिचुएट कर रहा है तो वो क्या होगी? वो रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। तो हमारे पास 4 पर्सनस हैं। कौन कौन से लिखवाएं ज़रा? हमारे पास 4 पर्सनस हैं। कौन कौन से लिखवाएं ज़रा? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और हुकूमत, गवर्नमेंट। हमने कहा था गवर्नमेंट जो है वो हमारी क्या होती है? रेजिडेंट ही होती है। पंजाब गवर्नमेंट क्या है? रेजिडेंट है। फेडरल गवर्नमेंट क्या है? रेजिडेंट है। इसके लिए हम कोई दूसरा तीसरा रूल जो है वो नहीं देखते। इसलिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी क्या है? ऑलवेज रेजिडेंट कंसिडर होते हैं। हमने यही पढ़ा था।
फिर हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली अगर पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी सिचुएट कर गया तो ये क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी। दो हो गए हमारे। अब हमारे पास रह गया है कंपनी और हमारे पास रह गया है इंडिविजुअल। अब बात करते हैं कंपनी की, फिर एंड पे आएंगे हम इंडिविजुअल की। कंपनी क्या होती है, कौन बताएगा? कंपनी क्या होती है? कंपनी कंपनी होती है ना। अब कंपनी एक तो वो है जो कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन की गई है, जो आप जाके कंपनी लॉ में पढ़ रहे होंगे या जाके कंपनी लॉ में आप लोग कभी पढ़ेंगे, एक तो वो है। लेकिन टैक्स में कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है। टैक्स में ये डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में भी होगी, ये प्रॉपर कंपनी की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन लाइक रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में ऐसा सच डेफिनेशन जो है वो नहीं आ रही होती। लेकिन ये डेफिनेशन जो है, देखते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन की गई है। मतलब जो हमारा कानून है पाकिस्तान में कंपनी को रजिस्टर्ड करने का, उसके मुताबिक जो कंपनी हमें बताई गई है वो भी हमारी क्या है, टैक्स में कंपनी कंसिडर होगी। उसके अलावा स्मॉल कंपनी जो है वो भी क्या होगी, हमारी कंपनी कंसिडर होती है। उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत फॉर्म हुआ है, किसी भी कानून के तहत बना है। बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं कि कंपनी कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी इदारा जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत, वो भी क्या कंसीडर होगा, कंपनी ही कंसीडर हो रहा होगा। मुदारबा ये भी कंपनी होती है। कोई भी कंपनी, पॉइंट नंबर 4 को हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का जहाँ पे भी वर्ड आएगा, इनकॉर्पोरेट का जहाँ पे भी वर्ड आएगा, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। क्या मतलब होता है इनकॉर्पोरेट का, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। पॉइंट नंबर 4 में है कि कोई भी बॉडी, कोई भी इदारा जो एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है पाकिस्तान से बाहर, फॉर एग्जांपल KFC कंपनी है लेकिन यहाँ तो रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ पे है, USA में। डेल कंपनी है, यहाँ तो रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ पे है, USA में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, USA में एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन। अब ये इदारे उन ममालिक में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं जो उनके कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कवानीन थे। अब वो वहाँ पे भी कंपनी ट्रीट होंगे और हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, उनको कंपनी ही ट्रीट कर रहे होंगे। तो कोई भी इदारा जो पाकिस्तान से बाहर बना है और बाहर पाकिस्तान से एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, हम भी उसे क्या मानेंगे, कंपनी ही मान रहे होंगे। जैसे अमेज़ोन हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारे वो इदारे जो पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। हम भी क्या करेंगे, जब इन पर टैक्स लगाएंगे हम इन्हें क्या मान रहे होंगे, कंपनी ही कंसिडर कर रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं जिसमें फाइनेंस सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी सारी आती हैं, ये भी हम एज आ क्या करेंगे, कंपनी ही ट्रीट करेंगे। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये भी क्या होंगी, हमारी कंपनी ही ट्रीट हो रही होंगी। उसके अलावा जो ट्रस्ट वगैरह हम इस्टेब्लिश करते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कंपनी ही ट्रीट हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 8 दोबारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लें। पॉइंट नंबर 8 है कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन इदारा जो इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, मतलब एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जिसको बोर्ड ने, यहाँ बोर्ड से मतलब है FBR लिख लें, जिसको बोर्ड ने क्या किया है, बाय जनरल ऑर्डर या बाय स्पेशल ऑर्डर कह दिया है कि तुम कंपनी हो, तो हम उसे क्या करेंगे, कंपनी ही ट्रीट कर रहे होंगे। क्या करेंगे, कंपनी ही ट्रीट कर रहे होंगे। मतलब किसी भी इदारे को अगर कह दिया गया कि तुम कंपनी हो तो हम क्या करेंगे, आपको कंपनी ही कंसिडर करेंगे। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है, ये भी हमारी क्या है, कंपनी कंसिडर हो रही होती है। और बैंकिंग कंपनी क्या होती है, जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में मेंशन होती है, जिसमें वो तमाम बॉडी कॉर्पोरेट जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो हमारी बैंकिंग कंपनी कहलाते हैं। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है और इस कंपनी की डेफिनेशन को आपने कहते हैं याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब सवाल है कि कंपनी रेजिडेंट कब होगी। क्वेश्चन ये है, अब देखें यहाँ पे टोयोटा है,
काम कर रही है, उसकी फॉरेन इनकम भी है, टैक्स होगा कि नहीं होगा, यूनिलीवर है, फॉरेन इनकम भी होगी, सब कुछ छोड़ें। यहाँ पे नेट सोल है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस है, यहाँ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बाहर भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पैसे बाहर से भी कमा रही है, पैसे यहाँ से भी कमा रही है। अब हमने उसको देखना है कि उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। हम कैसे फैसला करेंगे? असूल, सबसे पहले नंबर 1 जो हमने चीज़ देखनी है कि रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है। अगर कोई भी कंपनी जो इन कॉरपोरेट हुई है पाकिस्तान में, कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, वो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट होगी। वो क्या होगी? वो कहता है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 रेजिडेंट है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 क्या होगी? रेजिडेंट होगी। मतलब कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, उसे हम क्या मान रहे होंगे? उसे हम हमेशा रेजिडेंट मान रहे होंगे। कंपनी अगर यहाँ बनी है ना, यहाँ के कवानीन के मुताबिक क्या है? रेजिडेंट है। उसके अलावा कोई दूसरा असूल नहीं देखना। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अदर देन दिस हैं, अदर देन अबव। माइक्रोसॉफ्ट क्या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है? IBM यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, KFC यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है। ये वो कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं हुई, ये किसी दूसरे मुल्क में बनी है, लेकिन यहाँ पे आके क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। ऐसे ही है। अब इनके लिए असूल क्या है? इनके लिए असूल याद रखिएगा कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो, अगर ये होली पाकिस्तान में सिचुएट कर दें इन अ टैक्स ईयर, मतलब पूरे एक टैक्स ईयर में 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ, 30 जून 2024 को ख़त्म हुआ। इस एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी अगर इन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल हो गया, पाकिस्तान में मौजूद हो गया, मतलब एक आधी मीटिंग कर ली, तो फिर ये कंपनी क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। अगर रेजिडेंट कंपनी हो गई तो उस साल की जो भी फॉरेन इनकम होगी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये ज़रा पढ़ लें इसको आप। पेज नंबर आपके नोट्स में होगा, पेज नंबर 4, ये सेक्शन 3 नज़र आ रहा होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। ये वाला ज़रा इसको रीड कर लें, और जो 4 वाला है, 3 और 4 ज़रा रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कभी भी नहीं होता कि कंपनी अगर आपकी कोई पर्सन एक दफ़ा रेजिडेंट हो गया तो थ्रू आउट लाइफ रेजिडेंट रहेगा। हम हर साल क्या करते हैं? चेक करते हैं कि रेजिडेंट है या नहीं। माइट भी इस साल रेजिडेंट हो जाए और अगले साल क्या हो जाए? वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। ठीक है? तो मैं इतों पढ़ लिया, मम्मा कह रहे हैं छुट्टियां क्यों करता है तू? कितना क्लास में ये बड़ा लाइट ले रहा है। फिर जब आएगा ना मई 2024, ये भी उसी कमरे में आया होगा जहाँ पे इस दफ़ा ये आया था। और मैं बड़े इस दफ़ा बड़ा अजीबोगरीब सीन हो रहे हैं। एक बच्चा आ रहा है, सर 2 पेपर पास हुए हैं, ये लें पेस्ट्री। मैं पेस्ट्री खा रहा हूँ बड़े मज़े से। एक बच्चा आ गया, सर पेपर फेल हो गए। अब पेस्ट्री भी इतनी मज़े की है, उसका गम भी मैंने सुनना है। अब ये सीन बड़े बुरे हुए हैं मेरे साथ, तो मुझे ये लग रहा है दोबारा भी होने वाले। वीकेंड पे छुट्टियां यार, मतलब खुदा हो करो यार, इतनी छुट्टियां। टेस्ट दिया था, कितने नंबर आए थे?
आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स आपको क्लियरली बताए हुए हैं, प्रेजेंटेशन कैरीज मार्क्स। हाँ, तो तैयार नहीं करना आई कैप के लिए, कोई ज्यादती नहीं की। मोहब्बत है ही नहीं, मोहब्बत दुनिया का सबसे फजूल एलिमेंट है। कहाँ से? अच्छी बात है। अब तो उसको मैं क्या इसको हर टेस्ट में फेल करवाया करूँगा जान के। ये तो दुख हुआ है। कितने लोवेस्ट नंबर तुम्हारे? हाँ जी, ऑन एवरेज बच्चों के कोई 16-17 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 12 नंबर आए, तो क्यों गलत किया था? तो क्यों नहीं लिखे? तो आई कैप तो ये तैयार करना है आपको। आई कैप में क्या क्या हो गया, पेपर मैंने पूरा, वो कहाँ गया वो बंदा 100 वाला? ये भी कहेगा मैंने पेपर 100 नंबर का किया, 73 मार्क्स का मेरा पेपर ठीक हुआ था, आए मेरे 23 नंबर है। तो ये नहीं करना, ये ऐसे ही होते हैं। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा होंगे। अभी इस चैप्टर का टेस्ट फ्राइडे को है, मैं आज ही बता रहा हूँ, इसका टेस्ट फ्राइडे को होगा। ये क्लियर है? ये रीड कर लिया, आगे चले। यार सानिया 9 में कोई बंदा गिरफ्तार हो सकता है या किसी की करवानी हो गिरफ्तारी? हो, हाँ सॉरी, उसको वापस छोड़ आएंगे। इसे कहना मुझे घर भेज दें, वीकेंड इंजॉय करने जाना है मैंने। हैं? इंडिविजुअल में कौन कौन आता है? अगर हम इंडिविजुअल की बात करें उसमें कौन कौन आता है? मेन और वुमेन। मैंने कप नीचे कर लिया, मैंने वो वाली बात नहीं की। कैंपस भी कौन सा जीडीसी है, यहाँ पे कोई वुमेन कहा तो गया मैं। अब तो आई कैप वाला भी जो है वो आपने पेपर में सवाल पूछता है, डिफाइन वुमेन एंटरप्राइजेस। ये भाई फुल पावरफुल हो रहे हैं लोग, हकूक मिल रहे हैं इनको, हर जगह पे एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? फेमिनिज्म नहीं, बहुत एट इट्स पीक है। 51% है पाकिस्तान का पॉपुलेशन में, मेंटालिटी में तो 1%। इंडिविजुअल में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है मेन और दूसरी कौन होते हैं? ख़वातीन। ख़वातीन कह सकते हैं ना। अब हमने देखना है इंडिविजुअल के बारे में क्या क्राइटेरिया है और क्या क्राइटेरिया नहीं है। देखें, हमने जबकि हम इस होश संभाला है आप लोगों ने, आप एक ही बात सुनते आए हैं कि जी मियाँ साहब के लंदन में फ्लैट्स हैं और वो बाहर पड़े हुए हैं, हमें टैक्स नहीं दे रहे। वो ऐसे ही है, टैक्स चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और अवाम हाँ भाई मियाँ साहब चोर है, मियाँ साहब चोर है, नारे मार मार के पागल हो गए। फिर जिसके पीछे लगे थे वो भी चोर साबित हुआ घड़ी पे। तो घड़ी चोर, फ्लैट चोर, हर जगह पे चोर ही चोर हमारे इकट्ठे हुए। लेकिन कभी आपने देखा कि टैक्स के मैटर्स में मियाँ साहब चोर नहीं है? टैक्स के मैटर्स कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम है ना, तो आप उस पर टैक्स कब पे करेंगे? जब आप रेजिडेंट होंगे। कब होंगे? रेजिडेंट होंगे। अब सवाल ये है, क्या मियाँ साहब रेजिडेंट होते थे? तो फ्लैट किसका नाम है? बबलू के। क्या बबलू रेजिडेंट हुआ पाकिस्तान कभी भी? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब टैक्स देना बनता है? नहीं बनता। ये हमारे ना, ये वाला कानून जो है ये बड़ा अच्छा कानून है। ये प्योर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जलसों में ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी फलाना बंदा चोर है, जहांगीर तरीन ने ये कर दिया, मियाँ साहब ने ये कर दिया, ये सारे चोर हैं, इनके एसेट्स बाहर हैं, कंपनियां बाहर खोली हुई हैं। वैसे यार मियाँ साहब की तो इंडस्ट्री भी थी इंडिया में, कहाँ गई है? कोई सबूत नहीं मिला। नहीं, इंडिया में भी बड़ी थी, कहाँ गई है? कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब नहीं थी, वो सिर्फ कहाँ पे थी? ट्विटर के ऊपर थी। अब कोई भी इंडिविजुअल है ना, इसकी हमने करना है फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है। क्राइटेरिया क्या है, असूल क्या है? किसकी फॉरेन इनकम पर टैक्स लग सकता है? सिर्फ रेजिडेंट की। किसकी? रेजिडेंट की।
अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो फॉरेन इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या पाकिस्तानी इनकम के ऊपर हम ये देखते हैं क्राइटेरिया? मिस, अगर पाकिस्तानी इनकम है तो हम देखते हैं क्राइटेरिया कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नहीं? क्यों? पाकिस्तान से जो इनकम कमाई है वो क्या होती है? हमेशा टैक्सेबल होती है। हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल होती है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं देखते। इसका मतलब वो जिसने कहा था मेरे लंदन में क्या मेरे यहाँ भी कोई फ्लैट मतलब प्लॉट नहीं है, कोई ज़मीन मेरा नाम नहीं है, उसके जो यहाँ पे एहसासे होंगे ना उसके ऊपर वो टैक्स पे कर सकती है। क्यों? वो पाकिस्तानी है। मियाँ साहब की जो यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जो यहाँ पैसे कमा रहे हैं, वो उनके ऊपर टैक्स पे करेंगे। लेकिन जो उनकी बाहर एहसासे हैं, जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट हो गया है तो उसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं। आप जो यहाँ से लोकल पैसे कमाएंगे आप उस पर भी टैक्स देंगे, जो वहाँ से डॉलर्स में आए हैं आप उसके ऊपर भी क्या दे रहे होंगे? टैक्स दे रहे होंगे। बेचारा मैं बता देना, मैं आपको टैक्स बचा दूंगा। कंसल्टेंसी मैटर्स। लेकिन आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं आप उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि हमें इसका लग गया पता कि रेजिडेंट होती है, हमें इसका लग गया पता क्या क्राइटेरिया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में क्या होगा? अवेलेबल होगा। इसका भी लग गया पता। अब इंडिविजुअल का क्या क्राइटेरिया है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। इस अटेम्प्ट में इसमें से उसने सवाल पूछना है और ये केस सिनेरियो आता है, रटे हुआ सवाल नहीं आता। केस सिनेरियो आता है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंट होने का क्राइटेरिया क्या है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ये याद करना पड़ेगा आपको। नंबर 1, अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाजी है या हाफिज़ है, जो भी है वो क्या होगा? ऑलवेज रेजिडेंट। इनके लिए कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं देखना। अगर कोई भी बंदा सरकारी मुलाजिम है ना, वो क्या होगा? हमेशा रेजिडेंट होगा, हमेशा। एक एम्बेसडर है, आपने उसकी पोस्टिंग कर दी 3 साल के लिए बेल्जियम में, ठीक है, वहाँ बैठा हुआ है, नौकरी कर रहा है, पैसे यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से भी कमाता रहे। किसका मुलाजिम है? हुकूमत का है। 3 साल वहाँ बैठा हुआ है, एक दिन के लिए भी पाकिस्तान नहीं आया, बट स्टिल वो क्या कंसिडर होगा? रेजिडेंट ही कंसिडर होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? हमेशा रेजिडेंट। सिनेरियो आएगा पेपर में, सवाल पढ़ते हुए आपने एक चीज़ देखनी है। अगर उसने कहीं पे लिख दिया है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपने कोई रूल नहीं देखना, किसी चीज़ के बारे में नहीं जाना। सरकारी मुलाजिम हमेशा क्या होगा? रेजिडेंट। वो पूरी कहानी कराएगा जी, सरकारी मुलाजिम इतने साल बाहर रहा, पाकिस्तान में आया, उसके बेटे की कैफ की कन्वोकेशन थी, छुट्टियां कर करके उसने क्या है अपना कैफ क्वालिफाई कर लिया, मुबारकबाद देने आया, फिर चला गया, पूरी कहानी कराएगा। अगर उसने उस पूरी कहानी में जिक्र कर दिया कि वो बंदा सरकारी मुलाजिम है, तो सारी कहानी क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी। हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? रेजिडेंट कंसिडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो सरकारी मुलाजमीन क्या होते हैं? हमेशा रेजिडेंट होते हैं। अब हम चलते हैं नॉन सरकारी मुलाजमीन, मतलब सिविलियंस, सॉरी गैर सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं। इनके लिए क्राइटेरिया अदर देन गवर्नमेंट के लिए क्या है? क्राइटेरिया वो क्या है कि अगर किसी भी एक टैक्स ईयर में, इन अ टैक्स ईयर, इनका स्टे 183 डेज या ज़्यादा हो जाए, किसी भी एक टैक्स ईयर में इनका स्टे 183 डेज या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे?
रेजिडेंट कहेंगे। अब टैक्स ईयर हमारा शुरू कब होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर पे बात होती है। 1 जुलाई 2023 को ख़त्म हुआ 30 जून 2024 को। ये है एक टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर में अगर इसका स्टे 183 दिन या उससे ज़्यादा है तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? हम इसको रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी, यहाँ पे वर्ड आएगा पाकिस्तानी का, जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, जिसके पास पाकिस्तान का डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तानी अगर किसी भी दूसरे कंट्री में उसका स्टे 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का नहीं है, मतलब कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में भी 183 डेज़ नहीं रुका और किसी दूसरे ममालिक में भी उसका स्टे 183 डेज़ या उससे ज़्यादा का नहीं है, मतलब वो किसी भी मुल्क का रेजिडेंट नहीं बन रहा, किसका होगा? वो हमारा होगा। क्यों? शहरी कौन है? पाकिस्तान का शहरी है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी जो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है वो कहाँ का होगा? हमारा रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। देखिए ये तो सरकारी मुलाजिम है, इसको तो पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए आप जो है नरेंद्र मोदी उसको ले आए, उसको 183 डेज बिठा दें पाकिस्तान में, वो भी क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा, उससे टैक्स ले सकते हैं हम। तो इसमें इस पॉइंट के लिए भी शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए, डोमिसाइल नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या होगा आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी है वो पूरी दुनिया में किसी भी शहर में किसी भी मुल्क का वो अगर रेजिडेंट नहीं है तो वो क्या होगा? हमारा रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? आप फॉर एग्जांपल 3 महीने जाके यूके रह लेते हैं, 3 माह चले गए किनिया, 3 माह आपने रह लिया जाके यूएई, आप ऐसे दुनिया घूम रहे हैं, किसी भी कंट्री में आपका स्टे अगर 182 डेज़ या उससे अबव नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा कि हाँ भाई कहाँ से आए हो? पाकिस्तानी हो, ओके, कहीं किसी मुल्क के रेजिडेंट हुए हो? नहीं हुए, ठीक है, हमारे हो, डेट्स इट। तो जो कहीं का भी नहीं है वो किसका है? हमारा है। आईडी कार्ड उसके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपने देखनी होती है। गॉट इट? तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो हमने क्या करने होते हैं, यहाँ पर कंसीडर करने होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मोर देन 182 है, वहाँ पे है 183 डेज और मोर, बात तो वही है। वाह, क्रिमिनलिटी तो टपक रही है चेहरे पे। अगर मैं कैमरे पे दिखा पाऊँ ना तो क्रिमिनलनेस टपक रही है चेहरे पे। सऊदीया, मैंने कहा सऊदी का नाम लेके हज पे कहिएगा, उम्रे पे कहिएगा, क्या कह रहे हैं? सऊदीया जा रहा है बंदा, ऊपर से पाकिस्तानी, सीधा कहाँ पे? जेल में। यार मतलब तुझे ऐसे लगते हैं पाकिस्तानी? जेल में कौन इनकम आती है? पाकिस्तान में ज़मीनें हैं, इनकम कहाँ की है? तो उस पर कुछ सवाल आता है? नहीं, इस पर कुछ सवाल है? सवाल किसके ऊपर हो रहा है? जो इनकम कौन सी है? फॉरेन है। सुने आप ज़रा भाई का लेवल चेक करें। एक पाकिस्तानी सऊदीया में गया है और सऊदीया में उसको जेल हो गई है और जेल में बैठ के वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके इनकम कमा रहा है। मुझे भेज दे यार, मुझे भेज दे यार जेल में, भाई मुझे भेज दे ऐसी जेल में जहाँ इनकम आए बिटकॉइन से। कैसे? मुझे कोई लॉजिकली कोई सेंस बनती है इस बात की? कोई सेंस बनती है? खुद बताएं यार, जेल में इनकम, कोई तो दूसरी इनकम बता दे, कुछ कर दे, ये कर दे। तो छुट्टी ना करके आया कर, तो छुट्टी में ना बहुत सोचता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है। आई एम शॉक्ड, लाइक मैंने इतना अच्छा सवाल ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि जेल में इनकम। यार ये तो नवाज शरीफ ही हुआ फिर। देखिए अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है तो यहाँ बैठे की है, वहाँ बैठ के इन्वेस्टमेंट की है? पहले ये बता,
इनकम कहाँ से होगी? तो बिटकॉइंस वैसे भी लीगल नहीं है पाकिस्तान में, हैं? वो कह रहा हूँ लीगल नहीं है, चैनलाइज नहीं है, फॉरेक्स चैनलाइज नहीं है। आप ओ यार 15 से कॉल कर, तो इसको तो एग्जाम्प्ट ब्रेकफास्ट किया था, क्या खाया था? दही में चीनी थी कि चर्च थी? यार क्वेश्चन मजे के हैं, क्वेश्चन बहुत मजे के हैं यार, बट लॉजिकल तो पूछो। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये ना रोज रात को ना 2 बजे के बाद दिमाग इतना खराब होता है बंदे का। खुद सोचें, एक यूट्यूबर है, पैसा कमा रहा है, उसको लालच मजीद आ गई है, वो स्मगलिंग में घुस गया, और वो अंदर कहाँ हुआ जाके? सऊदीया में। स्मगलिंग यहाँ पे नहीं की, कहाँ पे की है? जाके सऊदीया, जहाँ पे होती नहीं है। तो ईरान कहता है, मैं कहता ओके पॉसिबल है, अफगानिस्तान कहता पॉसिबल है, सीधा सऊदीया। जहाँ पे कोई भी काम हो क्या करते हैं? हाथ काट देते हैं, गर्दन उतार देते हैं। कोई लॉजिकल द क्वेश्चन पूछो यार। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बिल गेट्स आया पाकिस्तान में, आपने लगा दिया लॉकडाउन कि घर से बाहर निकल सकते, कोविड वाला लॉकडाउन, असल लॉकडाउन बड़े वाला, उससे कोविड हो गया बीच में, कौमे में चला गया। अब ये लॉजिकल है, अब ये लॉजिकल है ना। देखें, बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। वो आया, लैंड हुआ, एक बंदा है जी मैं धरने दूंगा, धरने वाला भाई जो है था हमारा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, धरने वाले पढ़ने शुरू करे धरने अपने, वो फंस गया बेचारा, लॉकडाउन लग गया, फिर कोविड आ गया, फिर लग गया लॉकडाउन, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अब कैसे जाएगा वो? जा सकता है वापस? नहीं, वो कैंसिल होगी, एविएशन सारी बंद हो गई थी, बंद हो गया, यहाँ पे कैद हो गया। अब गवर्नमेंट ने कहा 3 हफ्ते तक आप बाहर निकल सकते, बाहर निकला, उसे कोविड हो गया, अब क्वारंटीन 4 हफ्तों की हो गई, उसको कोविड में कोमा हो गया, अब 6 माह के चला गया कोमे में, अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, बीमार है, फोत होने वाला है, कोमे में यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो अब वो क्या हो जाएगा? बिल गेट्स यहाँ का रेजिडेंट हो जाएगा। अगर रेजिडेंट हो गया तो इस साल इसकी जो फॉरेन इनकम होगी उस पर क्या कर लेंगे हम? टैक्स ले लेंगे। वही तो कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्कीम है, हमारी गवर्नमेंट मान नहीं रही इस चीज़ को। एक आधा अमीर आदमी लेके हैं बिलियनियर, उसको लाके यहाँ पे कैद कर दें कि नहीं जाने देना। वो है ना, तुम मेरी लाश से ऊपर जाओगे, पूरी गवर्नमेंट लेट जाए कि अगर तुमने जाना है बाहर, हमारी लाश छोड़ के बाहर जाओगे। एलोन मस्क को ले आओ, उसको यहाँ पे कैद करो, उसके आगे सामने लेट जाओ लाश बन के। 183 अगर वो यहाँ पे रुक गया तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। अब उसे टैक्स निकलवाओ, उसको वापस भेज दो। कैसे? ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। कहाँ पे भेज रहा है? सऊदीया, वो भी जेल में, वो भी स्मगलिंग में। स्मगलिंग में वहाँ पे जेल नहीं होती, आपको मार देते हैं, आपकी ना गर्दन उतार के उसको पैक करके TCS में वापस घर वालों में जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछा सर वो जो गर्दन कट के आएगी उस पर टैक्स लगेगा? ठीक है, अब सवाल ये है कि ये 183 डेज जो है वो काउंट करने हैं, कैसे और कैसे नहीं है। ये रूल देखे आपने? ये रूल है जिस पे आपकी एलीट जो है वो बैठी होती है। मतलब हम गले फाड़ते, मियाँ साहब चोर हैं, मियाँ साहब चोर हैं, पैसे नहीं देते। भाई वो फ्लैट किसका नाम है? बबलू के। क्या बबलू पाकिस्तान में कभी भी 183 डेज बैठता आके? वो कहाँ पे होता है? यूके में। उसका यूके में स्टे जो है वो 183 डेज होता है। तो इसका मतलब वो बंदा कहाँ का रेजिडेंट है? यूके का। तो यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं है। जब यहाँ का रेजिडेंट है ही नहीं तो वो अपनी वहाँ की इनकम पर टैक्स पे करेगा। ऑल्दो उसके पास ID कार्ड यहाँ का है, शनाख्ती कार्ड यहाँ का है, शहरी यहाँ का है, बाय नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, बट टैक्स नहीं पे करेगा। क्यों? रूल ये है, और ये इलीगल नहीं है, ये लीगलाइज्ड है।
अब हमारे पैसा नहीं है ना, हम कहते हैं यार क्या चोरी कर रहे हैं, ये वो होगा तो हम भी यही करेंगे। तो ये आपके पास है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 183 डेज़ जो भी आपने पूछते हैं, सर काउंट कैसे करेंगे? ऐसे ही है ना कि कौन कौन सा दिन इसमें शामिल होगा और कौन कौन सा दिन इसमें शामिल नहीं होगा वो। तो रिमेंबर, इस 183 डेज़ को जब हम काउंट करेंगे, नंबर 1 कि उसका जो डे ऑफ अराइवल होगा वो भी पाकिस्तान में काउंट होगा। अभी मियाँ साहब आए थे, जब उनका जहाज़ यहाँ पे लैंड किया, निकले बाहर, वो नहीं, जब जाके इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर उनकी स्टैंप लगी पासपोर्ट पे, वो होता है कि आप पाकिस्तान में लैंड हो गए हैं। जिस टाइम पे आएंगे वो डे आपका काउंट हो जाएगा। बेशक आप रात को 11 बजे आए हैं, 11 बजे काउंटर पे आपकी स्टैंप लग रही है ना, वो आपका डे काउंट होगा। फिर आपका जो डे ऑफ डिपार्चर है, जिस दिन आप पाकिस्तान से चले गए हैं, वो वाला दिन भी क्या होगा, काउंट होगा। आपकी फ़्लाइट थी 12:10 की, आप काउंटर पे पहुंचे हैं, उन्होंने स्टैंप लगाई है 11:50 पे PM के ऊपर, काउंट हो गया डे। जब स्टैंप लग गई काउंटर के ऊपर, आपका डे क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। बिकॉज आपका एंट्री एग्जिट कहाँ पे काउंट होता है, इमिग्रेशन काउंटर पे काउंट हो रहा होता है। जहाज़ उड़ने से नहीं होता, जब आप एयरपोर्ट पे काउंटर पे पहुंचे, जब स्टैंप लग गई आप एग्जिट है, जब स्टैंप लग गई आप वहाँ पे ना, जिस टाइम पे लग गई वो काउंट हो गया। इसके बाद जो पार्ट ऑफ डे है वो भी क्या है, आपका काउंट होता है। अब पार्ट ऑफ डे कैसे, आपकी कंपनी है दुबई में, आप यहाँ सुबह फ़्लाइट पकड़ते हैं आप नहीं, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, आप फ़्लाइट पकड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, शाम का वापस चले जाते हैं। मुझे 2-3 घंटे के लिए आए हैं, वो भी काउंट होगा आपके। सर इतने कैसे पॉसिबल है भाई, 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है दुबई की, इस्लामाबाद है लाहौर से, इस्लामाबाद रोड 5-4.5 घंटे, फ़्लाइट है लाहौर से दुबई 2.5 घंटे। तो अमीर लोग आ जाते भी हैं, आ भी जाते हैं, तो ये उसका स्वैग चलता है। तो ये जो है आपका, ये भी जो है वो काउंट हो रहा होगा पार्ट ऑफ डे। अगर आप सुबह पाकिस्तान आए हैं, शाम को वापस चले गए हैं, तो वो दिन भी काउंट होगा आपका। उसके अलावा कोई भी आप पब्लिक हॉलीडेज़ मनाने के लिए पाकिस्तान में आ गए, ईद की छुट्टियां आ गई, वो सारे जो है वो आपके यहाँ पे काउंट हो रहे होंगे। उसके अलावा आप पाकिस्तान में आते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती है जिसमें आपके पाकिस्तान में आके फंस जाते हैं, वो भी डेज़ क्या हो रहे होंगे, इसमें काउंट हो रहे होंगे। आप कोई छुट्टी मनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, वो भी काउंट हो रहे होंगे। तो आपका पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप पाकिस्तान में आके फंस गए हैं, किसी स्ट्राइक की वजह से, किसी लॉकडाउन की वजह से, वो भी क्या हो रहे होंगे, काउंट हो रहे होंगे। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, लग गया, फंस गए, वो डेज़ काउंट होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में आते हैं, आप हॉलीडे स्पेंड करते हैं, 3 माह यहाँ पर रह लिया, 1 माह चले गए स्वात, 1 माह चले गए कश्मीर, वो भी सारे जो है वो क्या होंगे, काउंट हो रहे होंगे। बस एक दिन जो है वो इसमें काउंट नहीं होता, और वो है डे इन ट्रांजिट। क्या काउंट नहीं होता, डे इन ट्रांजिट। अब डे इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, आपकी फ़्लाइट कंट्री ए से कंट्री बी जानी थी, ठीक है, कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी पाकिस्तान में, उतरना था, फ्यूल फिलिंग, जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। इसके लिए अगर आपको पाकिस्तान में रुकना पड़ गया 1-2 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए भी इवन रुकना पड़ गया, तो ये इन ट्रांजिट स्टे है। ये जो इन ट्रांजिट होगा ये कभी भी काउंट नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा सारे दिन जो है वो इसमें काउंट हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ लगी कि डेज काउंट कैसे होते हैं? अच्छा, अब देखते हैं ज़रा कि रेजिडेंट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल किसी 1 साल के लिए रेजिडेंट है, अगले साल के लिए नहीं है। लास्ट ईयर मियाँ साहब जो है थे वो रेजिडेंट नहीं थे। अब इस टैक्स ईयर में वो कब आया, किस डे पे आया, आप 21 से काउंट करें, वो क्या हो जाएगा, 2024 के लिए वो रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। अब हमारा टैक्स ईयर जो है हमने हमेशा वो देखना है। टैक्स ईयर हमारा कौन शुरू हुआ, 1 जुलाई 2023 को, ख़त्म हुआ 30 जून 2024 को, ठीक है। मिस्टर ए पाकिस्तान में आया 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, और पाकिस्तान से चला गया
15 जून 2024 को हमने कैलकुलेट करना है कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। डेज काउंट करने पड़ेंगे। कैसे काउंट करेंगे? आ जाए। देखिए, डे ऑफ अराइवल भी शामिल है, डे ऑफ डिपार्चर वो भी शामिल है। अब जरा आते हैं, अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ लिख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अक्टूबर फर्स्ट को आया था तो पूरा महीना काउंट होगा। कितने आगे दिन अक्टूबर के? 31। नवंबर के कितने आगे? 30। दिसंबर के 31, जनवरी के 31, यहाँ पे लीप ईयर नहीं, 28 काउंट करेंगे। मई के, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून कब गया है? तो 15 तारीख ये भी आ गई। ज़रा काउंट करके बताएं कितने बनते हैं। बताएं कितने बनते हैं? कैलकुलेटर नहीं है? वाह, 258। अब बताएं इसका टोटल स्टे बनता है पाकिस्तान में 258 डेज़ का। तो क्या ये रेजिडेंट है कि नहीं है? रेजिडेंट है कि नहीं है? ये है। तो हम क्या कह देंगे कि ये मिस्टर ए जो है इस साल के लिए क्या होंगे? रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मियाँ साहब कब आए थे? 21 अक्टूबर को। उनका डे आया था जी पाकिस्तान में 21 अक्टूबर 2023। मुझे बताएं टैक्स ईयर 2024 के लिए क्या मियाँ साहब रेजिडेंट हैं या नहीं हैं? बताएं जल्दी से, डेज काउंट करके बताएं। टैक्स ईयर 2024 के लिए डेज काउंट करके क्या मियाँ साहब रेजिडेंट हैं कि नहीं? जल्दी से। हाँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने पूरे साल में काउंट करने हैं। कितने डेज बनते हैं? कितने डेज बनते हैं? और भाई कैलकुलेट नहीं कर रहे, करें। हैं 2 कितने बन रहे हैं? काउंट कर लो यार, 200 प्लस। वाह, देखें ना, आपको ये पेपर में सवाल आएगा, डेज काउंट करने पड़ेंगे आपको। अक्टूबर, देखिए ये आया है इस तारीख को, टैक्स ईयर 24 बन रहा है, इसका मतलब टैक्स ईयर एंड होगा हमारा 30 जून 2024 तक। यहाँ तक हमने काउंट करने हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये आया अक्टूबर में 21 को, तो 21 का दिन काउंट होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने बनते हैं? 11 डेज। तो 11 डेज बनते हैं अक्टूबर। नवंबर के कितने हो गए? 30, 31, 31, 28, 31, 30, 31 और 30। कितने बनते हैं? 2। तो ये मियाँ साहब क्या हो जाएंगे? अब इस साल के लिए रेजिडेंट हो जाएंगे। अगर इस साल उन्होंने कोई भी इनकम, फॉरेन इनकम कमाई है तो वो क्या होंगे? वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल ज़रा पढ़ते हैं। इन द व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2003। टैक्स ईयर कौन सा है? 2003। जब उसे टैक्स ईयर मेंशन कर दी है तो आप पेपर में, रफ वर्क में या अपने माइंड में लिख लिया करें कि टैक्स ईयर का मतलब क्या है? 2003। ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2002 को, ख़त्म होगा जाके 30 जून 2003 को। आपको ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए कि मैंने इस अरसे के लिए सारी क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। कहता है जी, मिस्टर आर प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2000
12 टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज न्यू जॉब, वो क्या किया है कि वो चला गया और उसने, नहीं ये सवाल गलत हो गया, डेट्स में गलती है, चलिए इसको कल करवाता हूँ मैं, इसको ठीक कर लो, 13 और 3 मिक्स हो गया ये देखें ज़रा, ये मुझे पहले वाला जवाब बताएं। ऑन 21 सितंबर 2006 आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब ड्यू टू सर्टन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई। ही रिजाइन ऑन 1 मई 2017 साथ एंड केम बैक टू पाकिस्तान। ऑन 16/5/2007 ही गॉट अ न्यू जॉब इन पाकिस्तान विच कंटिन्यूड टिल 30 जून 2007। बताएं आसिफ जो है वो टैक्स ईयर 2007 के लिए रेजिडेंट है कि नहीं है, बताएं ज़रा, डेज काउंट करें, निकालें। टैक्स ईयर क्या है हमारा 2000, शुरू कब होगा 1 जुलाई 2006, एंड कब होगा 30 जून 2007, लिख लो। अब बताओ ये पाकिस्तान से कब गया, ये सवाल ज़रा पढ़ो, वही तो करो, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पाकिस्तान में जाने की बात हो रही है। 21 सितंबर को यह क्या हो गया, अबे क्या लोग हो यार, सवाल भी नहीं पढ़ते, फिर कहते छुट्टियां करके आ गए हम लोग। देखिए हमने देखना है कि इसका पाकिस्तान में स्टे कितना बन रहा है उसके पर्सपेक्टिव पे। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा 2007, 1 जुलाई 2006 को शुरू हुआ, ख़त्म होगा 30 जून 2007 को। आसिफ कब गया पाकिस्तान से 21 सितंबर, इसका मतलब 21 सितंबर तक वो पाकिस्तान में अवेलेबल था। चलो ठीक है हम शुरू कर लेते हैं, इसके पाकिस्तान में डेज काउंट करो ना। हमारे पास पहले आ गया जुलाई का महीना, जुलाई के 31 दिन यहाँ मौजूद था। फिर हमारे पास आ गया अगस्त का महीना, अगस्त के 31 दिन यहाँ मौजूद था। फिर आ गया सितंबर का, वो सितंबर कब गया है, तो सितंबर के 21 दिन भी वो क्या था यहाँ पर मौजूद था, चला गया। ये वक्त डेज, अब वो दुबई में रहा और दुबई में उसने रिज़ाइन किया 1 मई 2007 को और पाकिस्तान उसी दिन आ गया। उसी दिन भाई 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, क्या हो गया, 1 मई को आ गया। इसका मतलब मई और जून 2 महीने पाकिस्तान में ये मज़ीद रहा, तो मई का पूरा कितना बनता है 31 और जून का 30, कितना बनता है 144। इसका मतलब इसका स्टे इस टैक्स ईयर में लेस देन 183 डेज है ना, तो ये क्या होगा नॉन रेजिडेंट कंसीडर हो रहा होगा। समझ आई, ज़रा इसका तो बताएं 2 वाले का क्या आंसर होगा। कहते हैं जी एस एसोसिएट्स is an association of person and provides accounting services in Dubai. On 2nd January 2007, the entire management of control was shifted from Karachi to Dubai. बताएं रेजिडेंट है कि नहीं, रेजिडेंट है ना, क्यों, हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली अगर टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में रहती है तो हम क्या मानेंगे उसको रेजिडेंट। अब इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जनवरी 2007 तक ऑलमोस्ट 6 महीने 2 दिन पाकिस्तान में मौजूद था, तो ये क्या हो गई, ये रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर।
क्वेश्चन 14, 2008 है टैक्स ईयर, हमने बताना है रेजिडेंट है या नहीं है। मिस्टर शाह हैज़ बिन वर्किंग एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2017 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कैनेडा फॉर 3 ईयर्स। क्या मिस्टर शाह रेजिडेंट हैं कि नहीं है? क्यों है? क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हर चीज़ इररेलेवेंट है। सरकारी मुलाजिम क्या होते हैं, हमेशा हमारे लिए रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होते हैं। फिर AS लर्निंग सेंटर इज़ अ पार्टनरशिप कंसर्न, तब इसने पार्टनरशिप का वर्ड लिख दिया तो किसकी बात हो रही है? ये AOP की। असूल क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, पार्टली या होली। एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद हुआ तो क्या हो जाएगी वो? रेजिडेंट। प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल इन पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरेबिया up to 31 जुलाई 2017 the management and control of its affair was situated partly in Pakistan। 1 महीना पूरा पाकिस्तान में मौजूद थे। However from 1 August the entire management and control was shifted to Dubai। क्या है? रेजिडेंट क्यों? रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंट क्यों? पूरा 1 महीना इनका कंट्रोल जो है मैनेजमेंट पाकिस्तान में मौजूद थी। ठीक है। फिर है मिस्टर LT was sent to Pakistan on a special assignment by his UK based company on 1 March 2018। he left Pakistan on 9 सितंबर 2018। जल्दी से बताएं डेज काउंट करके कि ये LT भाई साहब रेजिडेंट हैं या नहीं है। जल्दी से डेज काउंट करो पेपर के ऊपर, प्रॉपर डेज काउंट करके बताओ LT भाई साहब रेजिडेंट हैं कि नहीं है। अपना अपना करने, अपना करने। टाइम पे आ करें आप लोग। वो भी आ रहा है पीछे, वो देख रहे हो, वो बशिंदा आपका अभी एंटर हुआ है। क्यों लेट क्यों आए हो? सो गए थे? क्या? टैक्स ईयर कौन सा है? 2018 8 जो भी है। शुरू हुआ 1 जुलाई 2000 वही है, 17 कर लेते ना। ख़त्म हुआ जाके 30 जून 2018 को, ऐसे ही है। अब LT भाई साहब पाकिस्तान में कब आए हैं? मार्च, 1 मार्च को, तो 31 दिन मार्च के। अप्रैल के कितने हो गए? मई के कितने हो गए? और जून के 30 जून को ईयर एंड हो गया। ईयर एंड तक इससे कितने दिन बनते हैं? 122। तो टैक्स ईयर 2018 के लिए इसका डे काउंट कितना बन रहा है? 122। तो ये क्या होगा? क्लियर है? आपने, मुझे पता है आगे गए होंगे आप, बड़े मज़े से सितंबर तक पहुंच गए होंगे। जब अभी बता रहा था टैक्स ईयर, टैक्स ईयर इसलिए कह रहा हूँ लिख लिया करो कौन सा है। ये था, आपने टैक्स ईयर तक क्या करना था? काउंट करना था, उसके आगे नहीं जाना था। अब वो कब गया है? 9 सितंबर 2018 में। ये फॉल करेगी अगले साल, ऐसे ही है। अब अगला टैक्स ईयर शुरू हो गया है 1 जुलाई 2018 और ये ख़त्म होगा 30 जून 2019। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा वही जुलाई का महीना 31 दिन, अगस्त का महीना 31 दिन, सितंबर कब जा रहा है ये? 9। कितने दिन बनते हैं? तो इसका स्टे यहाँ बनता है 71 डेज। तो टैक्स ईयर 2019 के लिए भी ये क्या है? नॉन रेजिडेंट।
और टैक्स ईयर 2018 के लिए भी क्या है, ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। हम हर साल के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो डैट्स वाई जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे हमने टैक्स ईयर देखना है कौन सा है, लिख लिया करो, अन्य वारिश रहना आगे कि जाई जा रहे हो। हर टैक्स ईयर पे 1 जुलाई से 30 जून तक अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर है तो स्पेशल टैक्स ईयर मेंशन करदा हमने उसको लेके चलना होता है। समझ आई? यहाँ से कल चलेंगे ऑनवर्ड। कल इस चैप्टर के सारे पास पेपर जो है वो मैं करवा दूंगा। चैप्टर हमारा तकरीबन ये वाइंड अप हो गया, अब इसके पास पेपर रह गए और कल पहले मैंने सुनना है, ठीक है। सारा सुनने के बाद फिर सारे थोड़े बहुत पास पेपर रह गए हैं वो हम करने के बाद कल फिर इसको वाइंड अप करेंगे। फ्राइडे को टेस्ट है चैप्टर का, फ्राइडे को अनाउंस कर दो है। असाइनमेंट तो देता हूँ बेटा कल टका के, नहीं इसके सारे सवाल मैं खुद करवाऊँगा क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं कंसेप्चुअली और वो आप लोगों को मैं खुद करवाऊँगा कंसेप्चुअली क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। फ्राइडे को टेस्ट होगा इसका।